आज इतिहास के पन्ने खोलते हैं और यूपीए सरकार को याद दिलाते हैं किस तरीके से उन्होंने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। जज्बात का झंडा लेकर वो बीजेपी की ओर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं चाहे आईबी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सभी का दुरुपयोग हो रहा है, सभी की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। बीजेपी निजी स्वार्थ के लिए सबका इस्तेमाल कर रही है। अब यहाँ पर इतिहास के पन्ने खंगालेंगे और याद दिलाएंगे कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से उन्होंने जांच एजेंसियों का सही में दुरुपयोग किया, क्योंकि उपयोग करना तो बहुत मुश्किल है, उपयोग तो तब होगा जब हमारे पास किसी के लिए सबूत होंगे, किसी के खिलाफ सबूत होंगे, बयान होंगे, गवाह होंगे। दुरुपयोग तो कैसे भी कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी सच में इतनी ताकत होती है कि यूपीए सरकार की हजार कोशिशों के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाई जो वो करना चाहती थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दुरुपयोग असल में क्या होता है जो यूपीए सरकार करके छोड़ चुकी है, और कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनकी वजह से चाहे कितना भी बुराई इस पॉलिटिक्स में क्यों ना हो, लेकिन वो उस बुराई के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े हैं। ऐसे ईमानदार अफसर जिनका करियर बर्बाद हो गया, 8 साल जेल हो गई, निजी जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन झुके नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी टिप मेरी कांग्रेस पार्टी को, वो कांग्रेस पार्टी जो पिछले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले पिछले 12 साल लगातार प्रधानमंत्री के रूप में कारगर रही। उस समय इनके पास एजेंसियां थी, मौके थे, पावर थे, दुरुपयोग ही करना था तो आपने तब क्यों नहीं कर लिया। अब आप बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे ये जो जांच एजेंसियां हैं, पिछले 1 साल की आप रिपोर्ट उठाएंगे तो 100 में से केवल 5% जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो एक्शन लिए गए हैं, वो केवल पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ लिए गए हैं। उसमें भी विपक्ष और पक्ष कुछ नहीं है, केवल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये पूरे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का अलग ही गणित है। यदि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता पर कार्रवाई होती है, वो हार जाता है, कुछ भी होता है, तो न्यायपालिका जो है न्याय संगत है, जांच एजेंसियां न्याय संगत है। वहीं दूसरी तरफ यदि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई एक्शन हो जाता है तो वहां पर न्यायपालिका भी गलत है, कार्यपालिका भी गलत है, और तो और चुनाव आयोग भी गलत है, सब गलत है। कांग्रेस पार्टी का कुछ गणित ही थोड़ा गलत है। चलिए आते हैं आज की अपनी इस वीडियो के मुद्दे पर, दुरुपयोग की जहां बात होती है। दोस्तों, गुजरात दंगों के बारे में आप सभी को अब तक याद होगा किस तरीके से गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश की गई, जिसकी जो चर्चा है वो आज तक चल रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आप सभी को याद ही होगी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने के लिए ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाया गया। इस देश के सबसे ताकतवर लोग आज की स्थिति में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे और अमित शाह गृह मंत्री थे, एक एनकाउंटर हुआ था गुजरात में। एनकाउंटर हुआ था इशरत जहां नाम की लश्कर तैयबा की ऑपरेटिव और उसके 3 साथियों का। गुजरात पुलिस को ये इंफॉर्मेशन थी कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही है। उसके इनपुट के आधार पर, और आईबी का भी इनपुट था इस पूरे मामले में। अब ध्यान दीजिए, आईबी का भी यही इनपुट था, ना ही निजी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर ये एनकाउंटर हुआ। इंफॉर्मेशन थी कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही है। उसके इनपुट के आधार पर, और आईबी का भी इनपुट था इस पूरे मामले में। अब ध्यान दीजिए, आईबी का भी यही इनपुट था, ना ही निजी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर ये एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के बाद यहाँ पर देखिए किस तरीके से दुरुपयोग होता है चीजों का, एजेंसियों का। अगस्त 2009 में केंद्र सरकार ने एफिडेविट जमा किया, जिसमें कहा इशरत जहां और उसके साथी जो थे वो आतंकवादी थे, लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव थे। तब ये मुठभेड़ हो चुकी थी, लेकिन अचानक से, उस समय केंद्र गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, अचानक से कांग्रेस पार्टी के दिमाग में न जाने क्या आया और मौके की तलाश में आए। पिछले 7 सालों से कोशिश कर रहे थे पीएम मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाए, लेकिन सारी चीजें नाकामयाब हो। तमाम तरीके के अफसरों से मिले, रिश्वत दी, किसी को कुछ दिया, लेकिन कोई आउटकम बाहर निकल के नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बन गई, उसको भी कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला,
क्लीन चिट मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गई। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लगा कि इस मामले में फंसाया जाए, फर्जी मुठभेड़ करी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो अगस्त में एफिडेविट दिया था उसके ठीक उल्टा एफिडेविट जमा किया गया सितंबर में, और कहा गया इशरत जहां के आतंकवादी होने का कोई सबूत नहीं है। सोने पे सुहागा नीतीश कुमार जी, कहा ये तो बिहार की बेटी है। शव को देखकर कहा ये तो बिहार की बेटी है, यानी कि आतंकवादी बिहार की बेटी है, उसका सम्मान करना चाहिए। ये है राजनीति नीतीश कुमार की, यूपीए की। जो आप रामनवमी में आज बिहार में दंगे देख रहे हैं, ये इन्हीं की देन है, नीतीश कुमार की। उसी सोच का नतीजा है जो नीतीश कुमार ने रखी थी, जहां आतंकवादी को बिहार की बेटी का तमगा दिया गया। ये दोनों एफिडेविट जो बने थे यूपीए सरकार के द्वारा, होम मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मनी ने दोनों पे दस्तखत करे। एक एसआईटी बनी, सतीश वर्मा आईपीएस अधिकारी थे, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, इनके नेतृत्व में सच्चाई तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं की गई सरकार के द्वारा। इसे फर्जी एनकाउंटर दिखाने पर तत्पर बैठी थी सरकार। आरवीएस मनी पर दबाव डाला गया, उनके परिवार को परेशान किया गया। 2 मई 2013 को आरवीएस मनी को बुलाया गया गांधीनगर, और उनसे पूछताछ में केवल एक ही बात कही गई कि किसी भी तरीके से सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी का नाम ले लो, यानी कि सफेद दाढ़ी मतलब नरेंद्र मोदी, काली दाढ़ी मतलब अमित शाह। लेकिन आरवीएस मनी ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया, उन्होंने किसी भी तरीके से समझौता नहीं किया। एक ईमानदार अधिकारी ने किस तरीके से इतने बड़े हादसे को बचा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है आरवीएस मनी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लगातार दबाव बनता रहा, परिवार को परेशान किया, उनको परेशान किया, आखिर में होम मिनिस्ट्री से उनका ट्रांसफर कर दिया गया अर्बन डेवलपमेंट तक। वहां भी होम मिनिस्ट्री के अधिकारी आते रहे, दबाव डालते रहे, लेकिन बिल्कुल भी समझौता नहीं किया। उनसे हर बार यही बोला गया कि मोदी का नाम ले दीजिए, मोदी का नाम ले दीजिए, मोदी का नाम ले दीजिए, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। 55 करोड़ की रिश्वत उनके आगे रख दी गई, लेकिन मना कर दिया आरवीएस मनी ने। ये दिखाता है बुराई के बीच में किस तरीके से रोड़ा बना एक ईमानदार ऑफिसर। पुलिस को फोन कर दिया, तब सरकार घबरा गई, मीडिया में ना चला जाए, भांडा ना फूट जाए, सरकार को ना पता लग जाए। उसके बाद डिप्टी एसपी कभी वो लौट के नहीं आए, जो बुरी तरीके से दबाव डालते थे आरवीएस मनी के। इस पूरे मामले में सतीश वर्मा जो आईपीएस ऑफिसर थे, जिन्होंने जांच करी इस मामले की, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके अलावा 8 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन पर दबाव डाला गया, मोदी का नाम ले लो, मोदी का नाम ले लो, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। यानी कि दुरुपयोग किस तरीके से किया एजेंसी का, वो साफ हमारे सामने है। वो पुलिस ऑफिसर्स ईमानदार थे, लेकिन ईमानदार ना होते तो क्या होता, साफ साफ दुरुपयोग होता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दुरुपयोग करना मुश्किल है, सबूत जुटाने पड़ते हैं, होते नहीं है, आरोप लगाने पड़ते हैं, आरोप साबित नहीं होते हैं, लेकिन इस्तेमाल करना, सदुपयोग करना बहुत आसान है। हर चीज हमारे पास होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी सदुपयोग किया ही नहीं, दुरुपयोग किया। इसीलिए वो जानती है आज के समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो सदुपयोग कर रहे हैं, और बहुत इजीली हर चीज प्रूव भी हो जाएगी। इसीलिए वो जोर लगाए हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो दुरुपयोग कर रहे हैं, ताकि मुश्किलें बढ़े और वो अपना चंगुल छुड़ा के इन सारी चीजों से बाहर निकल पाए जो कांग्रेस पार्टी कर रही। और ये जो अभियान चला है एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो बहुत ज्यादा बड़ा रोड़ा है विकास और डेवलपमेंट के बीच में, लेकिन ये नहीं रुकने वाला है। और जो भ्रष्ट है वो एक हो जाएंगे तो उनके प्रति कोई सिंपैथी हो जाएगी, इसका कोई डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीने में नहीं दिखाई देता है। तो नरेंद्र मोदी तो रुकने वाले नहीं है, और तमाम तरीके के लोग इस चपेट में आने भी वाले हैं। वो लोग जो इस समय राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद बहुत उछल रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जो विधानसभा का सहारा लेकर उछलते हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसे तमाम तरीके के लोग हैं इस दुनिया में जो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन ये महाअभियान जो चला है नरेंद्र मोदी की तरफ से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ये नहीं रुकने वाला है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपसे अनुरोध है, चैनल को देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मेरे साथ थिंक टैंक भारत। नमस्कार।